गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल्स है, क्या होता है गोल कि पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टॉप द थर्ड वर्ल्ड वार, कि थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये पार्ट शुरू किया है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको एनसीईआरटी बुक से छोड़ा था। आप सभी विद्यार्थी अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को ओपन कर लें और अपना हाईलाइट भी साथ में रखें। और सभी विद्यार्थियों से हम्बली रिक्वेस्ट क्या है कि वे सभी विद्यार्थी एक एक लाइन सुनते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ऐसा ना समझे कि ये आपके एक बॉडी ही काम की है, क्योंकि आप इसके साथ टच में रहेंगे और सारा का सारा होमवर्क चेक भी किया जाएगा कि किस बच्चे ने क्लास लगाई है नहीं लगाई, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अभी तक ऐप भी डाउनलोड नहीं की है। सभी टीचर्स आपको जो मई और मंथ में सिलेबस हुआ था अप्रैल मई में, उसको ही रिवीजन किया जा रहा है। तो इसलिए सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसको अच्छे से पढ़ें, रीड करें और देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन अनदर वे। ये पेज नंबर 83 पर है पुरानी बुक में, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है और हेल्पफुल इन अनदर वे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से भी मददगार हो सकता है। नेशंस कैन यूजुअली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दे मस्ट डू टुगेदर। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। They are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं कि उन्हें तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम को करेंगे। डिसीजेज इज एनी एग्जाम्पल, उदाहरण देता है, जैसे कि आप भी देखते हैं कोरोना जैसी महामारी आई, तो अगर सभी के सभी मिलकर करेंगे जब तो उसका सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल कहता है सम डिसीजेज कैन ओनली बी रेडिकेटेड इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स इन इनोकुलेटिंग और द वैक्सीनेटिंग देयर प्रॉब्लम्स। कि इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश आबादी को टीके लगवाने का सहयोग करे। उदाहरण के लिए जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, वैक्सीनेशन लगा, टीका लगा। अगर हमारा इंडियन टीका लगवा इंजेक्शन लगवा लेता है तो वैक्सीनेट से क्या बीमारी खत्म हो जाती? नहीं, सभी ने इकट्ठे होकर कार्य किया। यूएसए में लगे, चाइना ने लगवाया, वहाँ वैक्सीन जब भी इसको समाप्त किया जा सकता है। उसने क्या कहा, यदि हम इकट्ठे होकर कोई कार्य करें तभी हम इसे निपट सकते हैं। और टेक ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों का भी उदाहरण लेते हैं। एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ द सेपरेट ऑफ द सर्टेन केमिकल्स कोल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको भी अंडरलाइन कर लें आप। CFCS की फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूरा नाम क्या है। देयर इज ए डेंजर दैट सी लेवल्स will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world including in cities. वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान भी बढ़ गया। इसमें समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसका बढ़ने का भी खतरा पैदा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के जितने भी समुद्र तट के इलाके हैं जिसमें बड़े बड़े शहर शामिल थे, of course each country can try to find its own solution the effects of the global warming. हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ रहा है। बट इन द एंड ऑफ द मोर इफेक्टिव अप्रोच इज टू स्टॉप द वार्मिंग इटसेल्फ। सबसे प्रभावशाली समाधान तब है कि जब वैश्विक ताप वृद्धि को भी रोका जाए।
दिस रिक्वायर्स एट लीस्ट ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल पावर द कोऑपरेट। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का भी सहयोग करना जरूरी है। Unfortunately, recognize the need for the cooperation and actually cooperating are two different things। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना अलग अलग बातें हैं। Nation can recognize the need of cooperate but cannot always agree on how best to do so, how to share the cost of the cooperating, how to make sure that the benefits of cooperating are justly divided, and how to ensure that others do not break their end of the bargain and cheat on the agreement। इसमें बताया गया है कि देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकता है, लेकिन सहयोग करने का तरीका भी बेहतर क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच में क्या है, कई बार सहमति नहीं बनती। अगर सहयोग भी आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाएगा, और कई बार क्या सोचते हैं कि उस सहयोग से कितना लाभ होगा, इस बात का भी आपसी बंटवारा हो जाता है। और उसके बाद क्या कहता है, एंड कहते हैं कि जब बंटवारा हो जाता है कोई भी इस बात के लिए मुकरे ना, और आपसी समझौते के बाद जो बात तय हुई है हमें कोई दशा न करें, मतलब हम किसी प्रकार किसी को चीट ना करें, धोखा ना दें, और हमारे इन सभी बिंदुओं के ऊपर क्या है, हमेशा सहमति नहीं होती। कहता है एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। इट कैन प्रोवाइड ए मैकेनिज्म, रूल्स एंड ए ब्यूरोक्रेसी टू हेल्प members have more a confidence that costs will be shared properly, that the benefits government और we fairly divided, and that once a member joins the agreement it will honor the terms and condition of the agreement। क्या कहता है कि कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों को भी पालन करना होगा। बताता है with the end of Cold War we can see that the UN may have the slightly different role। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता था। ऐसा माना जाता है एज यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स अलाइज द एमर्ज विक्ट्रीज देयर वाज ए कंसर्न अमंगस्ट मैनी गवर्नमेंट एंड पीपल्स दैट द वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय द यूएस वुड बी सो पावरफुल दैट देयर वुड बी नो चेक अगेंस्ट देयर द विशेस एंड द डिजायर्स। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को, सरकारों को इस बात की चिंता थी कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर कैसे हो गए। तो उन्होंने क्या कहा भी, अगर इतने वो ताकतवर हो गए हैं, उनकी इच्छाएं, एस्पिरेशंस, डिजायर, उनके ऊपर तो मतलब अगर हम कहें इल्ज़ाम कसना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा। और उसने क्या कहा, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में भी मददगार कर सकता है। वी शैल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। क्या संगठन अमेरिका सरकार की ताकतवर पर अंकुश लगा सकता है, इन सवालों के उत्तर में हम अध्याय के अंत में भी पढ़ेंगे। इसके साथ में फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशन दिया गया है। फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशन, फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशन का अर्थ क्या है कि
संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना 1941 अगस्त। Singing of the Atlantic Charter by the US President Franklin D. Roosevelt and British PM Winston Churchill। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा एक चार्टर साइन किया गया, अटलांटिक नाम दिया गया। 1942 क्या हुआ था 1942 में? एनी स्टूडेंट्स बता सकते हैं इंडिया में क्या कौन सा मूवमेंट था? आपको पता है कोई भी डेट आती है, सेशन आता है, कुछ ना कुछ होता है, आप ध्यान रखें। मूवमेंट भी चला था इंडिया में, था क्या था 1942 में? इंडिया क्विट मूवमेंट। 1942 जनवरी 26 allied nation fighting against the Axis power meet in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by the United Nations। एक्सिस पावर कौन कौन सी कंट्रियां थी पता है? एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी एंड जापान। दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 अलाइड नेशन जो मित्र राष्ट्र हैं एक अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर्स। तो दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर भी हस्ताक्षर हुए। फरवरी याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। इसको भी अंडरलाइन कर लें, कई बार पूछ लेते हैं कि जो याल्टा कॉन्फ्रेंस सम्मेलन थी कौन कौन थे इसमें? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, चर्चिल थे और स्टालिन थे। डिसाइड द ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तीन बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ एक सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया। अप्रैल एंड मई द 2 month लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल सैन फ्रांसिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखवाया भी था। अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने में मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा लगभग एक कॉन्फ्रेंस चला। 1945 अक्टूबर, इसमें एक लाइन रहेगी ना, अच्छा आ गया। 1945 जून 26 साइनिंग द यूएन चार्टर बाय 50 नेशन। जिस समय ऑर्गेनाइजेशन पर स्टार्टिंग में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, जो इसका 51वां मेंबर बना वो था पोलैंड। 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए। इस तरह अगर देखा जाए यूएनओ के जब साइन किया गया कितने मेंबर कंट्री थे बेटा? 51। कितने थे? 51। 24 अक्टूबर 1945 द यूएन वाज फाउंडेड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को और इसी दिन को यूएन डे के रूप में बनाया जाता है। जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, आफ्टर द 6th डे इंडिया ज्वाइन द यूएन। 6 दिनों के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को भी भारत था वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। जो 1945 की बात आती है यहाँ पर, 1945 में क्या हुआ था पता है? एनी स्टूडेंट्स कोई मैसेज भी बता दिया करो, पता होगा सभी क्लास में डिस्कस भी किया था। क्या हुआ था? बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, सेशन है। 1945 में क्या हुआ था? हमारा जो संविधान है,
1945 में जापान के प्रसिद्ध 2 शहर नष्ट हो गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। आप सेशन याद रखें, कहीं भी क्वेश्चन कहीं से पूछे आपको प्रिपेयर होने चाहिए। अक्टूबर, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर भी बम गिराया गया। उनकी डेट एक की 6 थी और एक की 9 थी। इसलिए क्या कहा गया था, द एटोमिनेशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज ए शेमफुल एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि वहां पर भी परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। जो हमारा कल का टॉपिक होगा, जो पढ़ेंगे आगे, उस टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टेड भी है। और एवोल्यूशन ऑफ द यूएन का अर्थ क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका विकास कैसे होगा, क्या मूल्यांकन है, एवोल्यूशन होगा। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ में रखें और कान में ईयरफोन का यूज करें। कई बार ऐसा होता है कि साउंड कम आती है, तो आप ईयरफोन से सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसको नोट करें। चेक किया जाएगा कि आपने क्या क्या नोट किया, आपने वीडियो देखी या आपने घर पर रीड किया, पढ़ा, कि आपके क्या डाउट्स हैं इन चैप्टरों के बारे में। आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। एक